हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुनते अपनी पसंदीदा कहानी वफा ना रास आई का नया भाग। नैना जी की बात सुनकर रणविजय तो बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। शायद वह जितना नैना जी को जानता था, उससे कहीं ज्यादा नैना जी उसको बेहतर समझती थी। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना आंटी। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं स्ट्रेस में था? रणविजय ने कुछ न समझते हुए पूछा। वह अपनी हरकतों से बिल्कुल जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि उसने किसी स्ट्रेस में ऐसा काम किया है। क्या तुम सच बोल रहे हो कि कोई बात नहीं थी? अपने दोनों बाहों को सीने के आसपास लपेटते हुए नैना जी ने पूछा। रणविजय ने इनकार में सर हिला दिया। रहने दीजिए नैना जी, अब यह कुछ नहीं बताएगा। अधिराज जी किचन के दरवाजे पर से बोले। अंकल आप भी? रणविजय ने बेबसी में उनकी तरफ देखा। बचपन से जानता हूं तुमको, या फिर यह कहो कि जब से पैदा हुए हो तब से जानता हूं। तुम दुनिया से छुपा लो, दूसरों को बेवकूफ बना लो, लेकिन हम लोगों को नहीं बना सकोगे, क्योंकि रणधीर से भी ज्यादा मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, अधिराज जी ने कहा। रणविजय ने अपना सर झुका लिया। हां, कुछ परेशानियां हैं, पर मैं जल्दी ही समेट लूंगा। प्लीज तब तक मुझे कॉर्पोरेट कीजिए, रणविजय रिक्वेस्ट करते हुए कहा। नैना जी ने अधिराज जी की तरफ देखा। मेरी तरफ क्या देख रही हैं? यह नहीं बताएगा? जाने दीजिए, जब चीजें समझ जाएगा तो बताएगा। बच्चे बड़े हो गए हैं, हर बात पर इन लोगों को रोकना टोकना तो खुद अच्छा नहीं लगता, अधिराज जी ने कहा। अरे अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, बात बस मेरे और ईशानी के बीच की थी, रणविजय सर झुकाते हुए बोला। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नैना जी ने आश्चर्य होते हुए पूछा। रणविजय ने हां में सर हिलाया। ये 8वां अजूबा हुआ कैसे? अधिराज जी भी हैरान थे। मैं उसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वह भी मेरी बात नहीं सुन रही है। वह छोटी छोटी बातों पर हाई टेम्पर हो जा रही है। आपको तो पता ही है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। मैं उसे लेकर बाहर जाना चाहता था और वह अभी घर का बहाना लगा रही है। बस इसी सब चीजों का गुस्सा हो गया था। वह समझती क्यों नहीं है कि वह मेरे लिए बहुत जरूरी है? रणविजय बात बनाते हुए बोला। हां, तो तुम उसके बहाने मत सुनो, चुपचाप ले जाकर उसे डॉक्टर को दिखला दो, नैना जी ने सिंपली कहा। वह क्या कोई छोटी बच्ची है जिसे गोद में उठाकर ले जाकर सीधे डॉक्टर के पास बैठा दूं? आप जितनी सिंपली यह बात कह रही हैं, क्या वह बात इतनी सिंपल है? मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा तो कल उसने मुझे ही उल्टा इंजेक्शन लगवा दिया, रणविजय ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। अधिराज जी और नैना जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और अफसोस से सर हिला दिया। मैं खुद ईशानी से बात करूंगी, वह बहुत समझदार बच्ची है, बात को समझ जाएगी। तुम उसको लेकर न्यूयॉर्क चले जाओ। शिवम बता रहा था कि तुमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट वहां की ली है। बाकी मैं ईशानी को समझा दूंगी। वह ठीक रहेगी तो पूरा घर ठीक रहेगा। पूरा घर उसी को देखना, समझना और संभालना है, नैना जी ने कहा। मुझे पता था कि आप ही अपनी बहू को समझा सकती हैं, वरना मेरे तो कहने का उस पर असर भी नहीं होता, रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। चलो, मेरी बहू की ज्यादा शिकायत मत करो, वह तुमसे ज्यादा समझदार है। कोई बात नहीं है, जिस दिन जाना होगा वह दिन बता देना, मैं आज ईशानी से बात कर लूंगी, नैना जी ने कहा। थैंक यू आंटी, पर घर पर मॉम डैड और जिंदगी अकेले हो जाएंगे, रणविजय ने अधिराज जी की तरफ देखा। उसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारी जिंदगी को भी संभाल लेंगे और भाभी जी की भी चिंता बिल्कुल मत करना, हम लोग हैं ना, अधिराज जी ने रणविजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। चल, अब तबीयत कैसी है तेरी? आदित्य को भी अंजलि से रणविजय के आने की खबर मिल गई थी। वह भी नीचे किचन में ही आ गया था। अब तुम सब किचन से बाहर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात करो, मैं वहीं पर सबका नाश्ता लेकर आ रही हूं, नैना जी ने आदित्य के जूतों की तरफ इशारा किया। आदित्य ने जीभ को दांते तले दबाते हुए कान पकड़ लिया। समझाए आंटी, बिल्कुल बच्चा है, रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। हां, मैं तो बच्चा हूं, बच्चों वाला काम करता हूं। तुमने तो कल बहुत बड़े का काम किया है ना? आदित्य कहां पीछे रहने वाला था। जवाब में रणविजय ने उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा। चल, बाहर बताता हूं। बच्चा है? न वो बच्चा है, न तुम बच्चे हो, दो दो बच्चों के बाप बन चुके हो, नैना जी ने कुछ जताते हुए कहा। अरे नहीं मम्मी, इसका तो अभी भी एक कम ही है, आदित्य मुस्कुराते हुए बोला। कम कहां है? रणविजय ने पूछा।
मेरे भी तो। कहते कहते रणविजय रुक गया। बीते दिनों से लगातार ऐसी बात हो रही थी कि रणबीर का जिक्र आते आते जुबान पर रुक जा रहा था। रणविजय के लिए सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली स्थिति थी। बच्चे तो सबके दो ही थे, चाहे वह आदित्य के हों, नव्या के हो या आशुतोष भाई के। रणविजय के भी दो थे, लेकिन ऐसे विडंबना थी कि रणविजय अभी खुलकर इस बारे भी सबसे कह भी नहीं सकता था। नहीं नहीं, कम कहाँ है, तेरे तो सबसे ज्यादा है। सारे के सारे तेरे ही तो हैं। शिवम और अन्या के फेवरेट चाचू शुभांगी और शिवांगी के फेवरेट बड़े पापा। और अपनी जिंदगी की जिंदगी तो तुम ही हो। आदित्य हंसते हुए बोला। नैना जी की बात सुनकर रणविजय तो बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। शायद वह जितना नैना जी को जानता था, उससे कहीं ज्यादा नैना जी उसको बेहतर समझती थी। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना आंटी। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं स्ट्रेस में था? रणविजय ने कुछ ना समझते हुए पूछा। वह अपनी हरकतों से बिल्कुल जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि उसने किसी स्ट्रेस में ऐसा काम किया है। क्या तुम सच बोल रहे हो कि कोई बात नहीं थी? अपने दोनों बाहों को सीने के आसपास लपेटते हुए नैना जी ने पूछा। रणविजय ने इनकार में सर हिला दिया। रहने दीजिए नैना जी, अब यह कुछ नहीं बताएगा। अधिराज जी किचन के दरवाजे पर से बोले। अंकल, आप भी? रणविजय ने बेबसी में उनकी तरफ देखा। बचपन से जानता हूं तुमको, या फिर यह कहो कि जब से पैदा हुए हो तब से जानता हूं। तुम दुनिया से छुपा लो, दूसरों को बेवकूफ बना लो, लेकिन हम लोगों को नहीं बना सकोगे, क्योंकि रणधीर से भी ज्यादा मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, अधिराज जी ने कहा। रणविजय ने अपना सर झुका लिया। हां, कुछ परेशानियां हैं, पर मैं जल्दी ही समेट लूंगा। प्लीज तब तक मुझे कॉर्पोरेट कीजिए, रणविजय रिक्वेस्ट करते हुए कहा। नैना जी ने अधिराज जी की तरफ देखा। मेरी तरफ क्या देख रही हैं? यह नहीं बताएगा, जाने दीजिए। जब चीजें समझ जाएगा तो बताएगा। बच्चे बड़े हो गए हैं, हर बात पर इन लोगों को रोकना टोकना तो खुद अच्छा नहीं लगता, अधिराज जी ने कहा। अरे अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, बात बस मेरे और ईशानी के बीच की थी, रणविजय सर झुकाते हुए बोला। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नैना जी ने आश्चर्य होते हुए पूछा। रणविजय ने हां में सर हिलाया। ये आठवां अजूबा हुआ कैसे? अधिराज जी भी हैरान थे। मैं उसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वह भी मेरी बात नहीं सुन रही है। वह छोटी छोटी बातों पर हाई टेम्पर हो जा रही है। आपको तो पता ही है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। मैं उसे लेकर बाहर जाना चाहता था और वह अभी घर का बहाना लगा रही है। बस इसी सब चीजों का गुस्सा हो गया था। वह समझती क्यों नहीं है कि वह मेरे लिए बहुत जरूरी है, रणविजय बात बनाते हुए बोला। हां, तो तुम उसके बहाने मत सुनो, चुपचाप ले जाकर उसे डॉक्टर को दिखला दो, नैना जी ने सिंपली कहा। वह क्या कोई छोटी बच्ची है जिसे गोद में उठाकर ले जाकर सीधे डॉक्टर के पास बैठा दूं? आप जितनी सिंपली ये बात कह रही हैं, क्या वह बात इतनी सिंपल है? मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा तो कल उसने मुझे ही उल्टा इंजेक्शन लगवा दिया, रणविजय ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। अधिराज जी और नैना जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और अफसोस से सर हिला दिया। मैं खुद ईशानी से बात करूंगी, वह बहुत समझदार बच्ची है, बात को समझ जाएगी। तुम उसको लेकर न्यूयॉर्क चले जाओ। शिवम बता रहा था कि तुमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट वहां की ली है। बाकी मैं ईशानी को समझा दूंगी। वह ठीक रहेगी तो पूरा घर ठीक रहेगा। पूरा घर उसी को देखना, समझना और संभालना है, नैना जी ने कहा। मुझे पता था कि आप ही अपनी बहू को समझा सकती हैं, वरना मेरे तो कहने का उस पर असर भी नहीं होता, रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। चलो, मेरी बहू की ज्यादा शिकायत मत करो, वह तुमसे ज्यादा समझदार है। कोई बात नहीं है, जिस दिन जाना होगा वह दिन बता देना, मैं आज ईशानी से बात कर लूंगी, नैना जी ने कहा। थैंक यू आंटी, पर घर पर मॉम डैड और जिंदगी अकेले हो जाएंगे, रणविजय ने अधिराज जी की तरफ देखा। उसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारी जिंदगी को भी संभाल लेंगे और भाभी जी की भी चिंता बिल्कुल मत करना, हम लोग हैं ना, अधिराज जी ने रणविजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। चल, अब तबीयत कैसी है तेरी? आदित्य को भी अंजलि से रणविजय के आने की खबर मिल गई थी। वह भी नीचे किचन में ही आ गया था। अब तुम सब किचन से बाहर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात करो, मैं वहीं पर सबका नाश्ता लेकर आ रही हूं, नैना जी ने आदित्य के जूतों की तरफ इशारा किया। आदित्य ने जीभ को दांते तले दबाते हुए कान पकड़ लिया। समझाए आंटी, बिल्कुल बच्चा है,
रणविजय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं तो बच्चा हूं, बच्चों वाला काम करता हूं। तुमने तो कल बहुत बड़े का काम किया है ना। आदित्य कहाँ पीछे रहने वाला था। जवाब में रणविजय ने उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा। चल, बाहर बताता हूं। बच्चा है। न वो बच्चा है, न तुम बच्चे हो। दो दो बच्चों के बाप बन चुके हो। नैना जी ने कुछ जताते हुए कहा। अरे नहीं मम्मी, इसका तो अभी भी एक कम ही है। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला। कम कहाँ है? रणविजय ने पूछा। मेरे भी तो। कहते कहते रणविजय रुक गया। बीते दिनों से लगातार ऐसी बात हो रही थी कि रणबीर का जिक्र आते आते जुबान पर रुक जा रहा था। रणविजय के लिए सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली स्थिति थी। बच्चे तो सबके दो ही थे, चाहे वह आदित्य के हो, नव्या के हो या आशुतोष भाई के। रणविजय के भी दो थे, लेकिन ऐसे विडंबना थी कि रणविजय अभी खुलकर इस बारे भी सबसे कह भी नहीं सकता था। नहीं नहीं, कम कहाँ है। तेरे तो सबसे ज्यादा है। सारे के सारे तेरे ही तो हैं। शिवम और अन्नया के फेवरेट चाचू शुभांगी और शिवांगी के फेवरेट बड़े पापा, और अपनी जिंदगी की जिंदगी तो तुम ही हो। आदित्य हंसते हुए बोला। जब भी करो। वह सबसे से ज्यादा प्यार पूरे परिवार में बच्चों को बांटता है, इसीलिए सारे बच्चे इसी से गले मिले हैं। तुम तो ड्राइंग सेट लाना भूल जाते हो, लेकिन अगर रणविजय को एक बार भी शुभांगी बोल दे तो रणविजय उसी समय उसकी डिमांड पूरी करता है। और शिवम शिवन्या तो आशुतोष से भी पहले रणविजय कोई अपनी चीजों के लिए याद करते हैं। नैना जी ने कुछ जताते हुए कहा। रहने दीजिए, आंटी को गधा है नहीं समझेगा। रणविजय अपने कॉलर उठाते हुए बोला। समझदारी वाला काम तो तुमने भी नहीं किया है रणविजय, इसलिए आज तो बिल्कुल मत बोलो मुझसे। तुम लोगों से अच्छे तो बच्चे हो गए हैं। नैना जी आंखें दिखाते हुए बोली। चलो आ जाओ, आ जाओ। आज बहुत दिनों के बाद सब साथ बैठकर नाश्ता करेंगे और नाश्ते के साथ ही मां की डांट भी सुन लेंगे। आशुतोष डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हुए बोला। हां भाई, आते हैं। हम तीनों तो नालायक हैं, बस इनकी लायक बिटिया अभी तक नहीं आई है। आदित्य हंसते हुए बोला। बस 10 मिनट में पहुंच रही है, फोन किया था उसने। आशुतोष ने बताया। नव्या आ रही है। रणविजय भी इन लोगों के साथ बाहर आ गया था। हां, कल रात को डैड ने उसे फोन कर दिया था। हम लोगों को लगा कि तू नव्या से मिलने गया हुआ है, फिर तू चला आया तो हम लोगों ने इसे मना किया, वरना वह तो उसी समय निकलने वाली थी। अभी तुझसे ही मिलने आ रही है। आशुतोष ने बताया। मतलब कि कल रात पूरी जगह ढिंढोरा पीटा जा चुका था। रणविजय अपना सर हिलाते हुए बोला। शुक्र मना कि केवल ढिंढोरा ही पीटा गया था, तुझे किसी ने नहीं पीटा, वरना तेरे कारनामे कल पीटे जाने लायक ही थे। आशुतोष जताते हुए बोला। आशुतोष की बात सुनकर रणविजय ने अपना मुंह बना लिया। शिवन्या कहाँ है? रणविजय ने आसपास देखते हुए पूछा। वह महारानी जी अभी तक सो ही रही होगी। इसको तो रोज देर से उठने की आदत है कि कहने लायक नहीं। आधी रात तक जागकर हॉस्पिटल का काम करती है, सारे पेशेंट की रिपोर्ट तैयार करती हैं और सुबह उठकर तुरंत हॉस्पिटल भागती है। नैना जी ने कहा। इसने भी तो अंजलि के साथ हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया है ना। उसको भी समय कम मिलता होगा, अभी तो बिल्कुल छोटी बच्ची है, थक जाती होगी। रणविजय ने कहा। रुको, मैं उसे जाकर लेकर आती हूं। नैना जी जा रही थी। आंटी रहने दीजिए, आप और अंजलि मिलकर टेबल पर नाश्ता लगाइए। ईशानी को भी फोन कर दीजिएगा, वह भी यहीं आकर नाश्ता कर लेगी, वरना अगर मैंने फोन किया तो आएगी भी नहीं, उल्टा बिना कुछ सुने ही फोन काट देगी। मैं शिवन्या को जगाने जाता हूं, रणविजय ने कहा। बिना किसी के आंसर का इंतजार किए हुए रणविजय शिवन्या के कमरे की तरफ चल पड़ा। इधर शिवन्या अनन्या से फोन पर बातें कर रही थी। शिवांश मलिक को उसकी सोचों में उलझने के लिए, सोचने के लिए छोड़कर अनन्या आगे बढ़ गई और अपने कमरे में आकर सीधे शिवन्या को फोन लगाया। लगातार बेल जा रही थी, लेकिन शिवन्या आराम से घोड़े हाथी बेचकर सो रही थी। 2-3 पूरी पूरी की बेल होने के बाद भी जब फोन उधर से रिसीव नहीं हुआ तो अनन्या झुंझुनला उठी थी। अगर इस बार इस लड़की ने फोन नहीं उठाया ना तो मुझे इसके फोन पर ही ब्लास्ट करवा देना है। कहीं इसने मुझे ब्लैकलिस्ट तो नहीं कर दिया या फिर ब्लॉक तो नहीं कर दिया। अनन्या ने गुस्से में चौथी बार फोन लगाया, लेकिन इस बार ब्लैंकेट में छुपे हुए ही अपना हाथ निकालकर फोन टटोलकर शिवन्या ने फोन उठा लिया था और बिना देखे ही रिसीव करके कान से भी लगा लिया था।
अभी शिवन्या ने नींद भरी आवाज में केवल हेलो कहा था कि उधर से अनन्या का कलेक्शन चालू हो गया। कमाल है, महारानी जी की अभी तक नींद पूरी नहीं हुई। घड़ी देखा कितना समय हो रहा है? हद करके रखा है तुम लोगों ने। 10-8 बजे से पहले तुम लोग की नींद नहीं खुलती। उस घर में तो मुझे 5 बजे से पहले उठ जाना होता था और तुम लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। अनन्या गुस्से में चिल्लाती हुई बोल रही थी। अनन्या की आवाज सुनकर शिवन्या की नींद झटके से खुली। वह लगभग उछलती हुई बिस्तर पर सीधी हुई और आलथी पलथी मारकर बैठ गई। मॉम! शिवन्या ने जैसे कंफर्म करते हुए पूछा। उसको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि फोन पर उधर से अनन्या की आवाज आ रही है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।